राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और रक्षाबंधन पे अपनी जो बहन से भाई से जो आपने वादा किया है कि अगली रक्षाबंधन तक आपके पास सरकारी नौकरी होगी, तो उस वादे को निभाने के लिए आप तैयार होंगे, मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। और अभी जो आपका अगला एक एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है HSSC ग्रुप डी के लिए आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है जी। और उसके लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं इंडिया जीके के पिछले सालों में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में, और साथ में साइंस के बारे में आज वाली क्लास में हम बात करने वाले हैं। और आज वाली क्लास को एंड तक जरूर देखना। एंड में आपको बहुत कुछ स्पेशल बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए HSSC ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली। अगर रियली में आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आज वाली क्लास को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है जी। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इंडिया जीके का क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपने अपने एग्जाम्स में देखे होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड मैं आज वाली क्लास में लेके आया हूं। ठीक है जी। और जल्दी ही मैं आपके लिए हर क्लास में आगे आने वाली क्लासेज में टॉपिक के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आएंगे। तो टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो बीड़ा उठाया है कि भाई 55 नंबर में मैक्सिमम स्कोर आपको करवाना है, ठीक है, जिसमें आपका हरियाणा जीके हो गया, आपका इंडिया जीके हो गया और आपका साइंस हो गया, उसके लिए पूरी मेहनत में मैं लगा हुआ हूं। आप भी मेहनत में लग जाओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की? ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ये अपने को बताना है। सन भी पूछा जाता तो याद कर लेना, 1828 में की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारे समाज सेवी थे राजा राम मोहन राय जी, उनके द्वारा है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध किसके बीच में जो प्लासी का युद्ध है किसके बीच में लड़ा गया था, ये अपने को बताना है। देखो अपना हरियाणा है ना, उसको युद्ध भूमि आप बोल सकते हो। ठीक है, युद्ध भूमि है हमारा हरियाणा, और यहां पर युद्ध से संबंधित क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो क्या है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में हुई। डेट याद करते हुए चलना। आज के समय में वैसे तो डेट है वो बहुत कम पूछने लग गया है, लेकिन फिर भी अपने को याद रखनी है क्योंकि एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो जो प्लासी का युद्ध हुआ वो 1757 में हुआ। अब किसके बीच लड़ा गया ये अपने को बताना है। तो उस समय कौन था 1757 में? 1757 में कौन था भाई? अंग्रेज आ चुके थे तो ब्रिटिश के बीच में हुआ। अब दूसरा कौन था वो अपने को देखना है। तो प्लासी का युद्ध किन दो लोगों के बीच में हुआ था? ब्रिटिश के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ये अपने को ध्यान रख लेना। कब हुआ था? 1757 में। अब प्लासी का युद्ध आया है तो इसी से मिलता जुलता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध आपको पता है हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाता है। वो तो पानीपत में अपने 3 युद्ध लड़े गए हैं। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। ठीक है जी। ये 3 युद्ध अपने यहां पर लड़े गए हैं पानीपत की बात करें तो। ठीक है। और महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये तो आपको पता होगा, धर्मनगरी के नाम से जिसे हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि रोलेट एक्ट 1919 किससे संबंधित था? तो जो रोलेट एक्ट 1919 था ये किस चीज से संबंधित था, ये अपने को बताना है। बताओ 1919 है वो किससे संबंधित हो जाएगा? 1919 है वो किस चीज से संबंधित है भाई? रोलेट एक्ट 1919। तो रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया था। ये आपको पता होगा। आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 में लोग इकट्ठा हुए थे रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। कहां पर इकट्ठा हुए थे? जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में है, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे और उनको गोली मार दिया गया था। किसके द्वारा आदेश दिया गया था?
जनरल डायर के द्वारा। ये जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है? ये हमारा अमृतसर पंजाब में स्थित है। और जो हमारा हरियाणा है वो आजाद हुआ जब हमारा देश, तो किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। ठीक है जी। कब आजाद हुआ था अपना हरियाणा? अलग बना था 1 नवंबर 1966 को अलग बना था, पंजाब से अलग हुआ था। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। तो 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था, अब देखो जो आपने रटा होगा ना वो यहां पर ऑप्शन में नहीं है। तो ये किस चीज से था? क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए, जो क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे। ठीक है, क्रांतिकारी क्या कर रहे थे भाई? अंग्रेजों का सामान को लूट रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जैसे अपने भगत सिंह जी हो गए, राजगुरु सुखदेव जी हो गए, ठीक है, सारे के सारे थे अपने। ठीक है, महात्मा गांधी जी हो गए और भी। लेकिन महात्मा गांधी जी को हम क्रांतिकारी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी में थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये था क्या? ये था क्या? इसको बोला जाता है बिना अपील। क्या बोला जाता है? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, इसको बोला जाता है। समझ रहे हो कि आप इसमें वकील भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। कोई भी क्रांतिकारी है, कोई भी व्यक्ति है जो अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहा है, उसको उठाया और जेल में बंद कर दिया। ना आप किसी के सामने आवाज उठा सकते थे, ना अपना वकील कर सकते थे, ना केस लड़ सकते थे। इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया था और इसके विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे, जहां पर जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया और लोगों को मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पिछली क्लास हुई तब मैंने आपको समझाया था कि कैसे आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा है, तो पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी एनी बेसेंट, जो विदेशी महिला थी। और भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है जी, ये याद रख लेना आपने को। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को हुई थी। कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, किसके द्वारा किया गया था? एओ ह्यूम के द्वारा है इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम क्या था? WC बनर्जी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। स्थापना की गई एओ ह्यूम के द्वारा, पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, जो पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में ही हुआ था। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ये अपने को बताना है। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, वो कौन से राज्य में स्थित है? ये अपने को बताना है, कहां पर है। तो देखो, ज्ञान की भूमि किसे कहा जाता है? कौन से राज्य को? तो वो है हमारा बिहार। और बिहार का दुर्भाग्य ऐसा है उनके नेताओं के कारण, वहां की राजनीति के कारण, कि जो सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार हुआ करता था, हब हुआ करता था, वो सबसे ज्यादा अशिक्षित है वर्तमान में। ठीक है जी, तो ये है, ये होता है, दुर्भाग्य है। अगर राजनेता चाहें तो अपने राज्य को, अपने देश को ऊपर ले जा सकते हैं, और वो चाहें तो नीचे ले आ सकते हैं। जैसे अभी ट्रंप की बुद्धि है ना, वो भटकी हुई है। ठीक है, और वैसे बहुत सारे लोगों की भटकी हुई है, क्या बात करें। तो याद कर लो बस, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? बिहार में है। ठीक है, भगवान बुद्ध की भूमि भी उसे कहा जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म वहीं पे हुआ था। चलो, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये अपने को बताना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान की? जब भी आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, इसका मतलब क्या है कि वर्तमान के बारे में पूछ रहा है। क्या है इसका मतलब? क्या है? वर्तमान के बारे में पूछ रहा है। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी? 12 अनुसूचियां हो जाएंगी।
कितनी हो जाएंगी? 12 अनुसूचियां। लेकिन अगर यहां पर ये लिख दे मूल भारतीय संविधान में या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, अगर ये मूल शब्द और लिख दे तो तब आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है जी, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था उस समय, मूल संविधान का मतलब क्या है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी, तब आपकी 8 हो जाएंगी। और हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। ठीक है जी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था इसको बनकर तैयार होने में, यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो वो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को, यह भी अपने को ध्यान रख लेना है, संविधान सभा की अंतिम बैठक। ठीक है जी, अब आप सभी से एक क्वेश्चंस मैं पूछता हूं, फिर मैं आगे आपको पॉलिटी के जो क्वेश्चंस लेके आऊंगा, स्पेशली एक क्लास होगी, जो अगली क्लास होगी ना पॉलिटी से रिलेटेड ही होगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं। पहली बैठक कब हुई और इसमें अध्यक्ष कौन बने थे, ये अपने को बताना है। और जो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया था? हमारे देश का राष्ट्रपति चुना गया था। यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। क्यों? क्योंकि ये संविधान सभा से बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। जब कल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको इसका आंसर करना है। पहले इतना बता देता हूं, पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का हमने आंसर कर लिया, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं और क्लास को एंड तक जरूर देखना। आज साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, साइंस के लिए, विज्ञान के लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अभी क्लास देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 21 है, आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर कीजिए। तो यहां पर तो पहले से थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, तो इसका आ जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक बताओ। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है भारतीय संविधान का जनक? ठीक है, भारतीय संविधान का पितामह भी आप उसको बोल सकते हो, तो क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनको भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना। ठीक है जी, ये हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इतना अपने को याद रख लेना है। सरदार पटेल जी से क्वेश्चन से एक बार एग्जाम्स में आता है। ठीक है, अपने HSSC के एग्जाम्स में आता है कि सरदार पटेल जी को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, लौह पुरुष, लौह पुरुष के नाम से इनको जानते हैं, यानी कि आयरन मैन बोल सकते हो। ठीक है, मूवी देखते हो ना, तो आयरन मैन अपने कौन है? वो हो जाएंगे भाई सरदार पटेल जी। लेकिन इसी के साथ साथ आयरन लेडी भी पूछ लिया जाता है। मैन तो हो गए सरदार पटेल जी, आयरन लेडी कौन होगी? तो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई? इंदिरा गांधी जी, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, आंसर कीजिए भाई। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, HSSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको इनका आंसर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको आंसर करने की कोशिश करनी है, इसको एक टेस्ट की तरह लेना है। तो बताइए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए भाई 25 वर्ष। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। शादी के लिए मेल की एज, शादी के लिए पूछा जाता है 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और फीमेल की अगर बात करें, यानी लड़कियों की जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। आपको वोट डालने का अधिकार, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में है वोट का अधिकार, आपने देखा होगा ना, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो वोट का अधिकार कब दिया जाता है आपको? 18 वर्ष में। तो एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो वोट डालने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष की आयु में आपको दिया जाता है। ठीक है जी, जो लोकतंत्र की पहचान होता है। ठीक है। और अभी जो बातें चल रही हैं, अगर ये सच है तो इसका मतलब क्या है भाई? लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा वार है। ठीक है जी। चलो, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये अपने को बताना है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है वित्त आयोग का, बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सभी स्टूडेंट, क्या आंसर हो जाएगा आपका? वित्त आयोग क्या है आपका? वित्त आयोग है, यानी फाइनेंस कमीशन है। इसके लिए क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 280, 280, अनुच्छेद नंबर 280 है। आप मुझे ये बताओगे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। सिर्फ आज वाली क्लास में ही पूछ रहा हूं, आगे से जो अपनी क्लासेज होंगी ना, उसमें पढ़ाया हुआ ही आपसे पूछा जाएगा। बस आज आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि कितना आपको आता है, फिर आपकी कल से आपकी तैयारी है ना, उसको जोरों शोरों पर करेंगे। बस आपको याद करवाने का काम करेंगे। ठीक है जी। और मैं एक बात बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें से मोस्टली हम क्लास में रटवा देंगे, आपको याद करवा देंगे। एक तो याद करवाना होता है, याद करवाने का मतलब है कि एक बार क्वेश्चंस करवा दिया और फिर मैं बोलने लग जाऊं पेपर में कि हाँ ये मैंने करवाया था, कोई वीडियो का क्लिप दिखा नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं रटवा देता हूं स्टूडेंट को। ठीक है। फिर वो खुद बोलता है कि सर जी जो पढ़ाया वही आया है। ठीक है जी। बस ये फर्क है। ठीक है, यही फर्क होगा। चलो, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में क्या शुरू किया गया था? तो ये तो इसमें हाईलाइट ही कर दिया गया है। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे कि हाईलाइट ना किया जाए। तो इसमें हो जाएगा भाई, प्रांतों में द्वैध शासन यानी ड्यूल शासन की बात होगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ही। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वो कौन हो जाएंगे? सी राजा गोपालाचारी। ये दो क्वेश्चन याद कर लेना, 3 क्वेश्चन सही है। एक तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो क्या हो जाएगा? माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम या पहले भारतीय गवर्नर जनरल, यहां पर सिर्फ लिखेगा भारतीय गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी। या आपको लिख दे अंतिम गवर्नर जनरल, तो क्या हो जाएगा? सी राजा गोपालाचारी, क्योंकि इसके बाद क्या है, पद को ही हटा दिया गया था। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। चलो छोड़ो इसका, तो क्या क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, ये अपने को बताना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी इनके द्वारा ही दिया गया था। तो क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था भाई? आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन चीजों के बारे में हम डिटेल से, है ना, आगे जो टॉपिक की क्लासेज होंगी उनमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट की क्लासेज होंगी ना, उनमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आगे से हम क्या होने वाली है आपकी
बिल्कुल अच्छे वाली क्लास होने वाली है। सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लास होंगी। पॉलिटी होगा तो पॉलिटी के बारे में सब कुछ डिटेल से याद करवाता हुआ चलूंगा। हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है, उस तरीके से आपको याद करवाते हुए चलेंगे। फिर उनमें भी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उनकी अलग से क्लास होगी, तो टेंशन नहीं लेना आपको। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 किससे संबंधित है? बार बार एग्जाम्स में आता है, आपके एग्जाम्स में आपने बार बार देखा होगा, ठीक है। जो 73वां संवैधानिक संशोधन है 1992 किससे संबंधित हो जाएगा? बताओ किससे संबंधित हो जाएगा? तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज संस्थाओं से। किससे हो जाएगा? पंचायती राज संस्थाओं से। कल होगी हमारी पॉलिटी की क्लास। अगर मैं जीके में बताऊं तो कल हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन सभी चीजों के बारे में हम याद करने वाले हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में हम याद करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। सॉरी, ठीक है, तो कल वाली क्लास में तैयार रहना। अब देखो, अब मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं, कुछ क्वेश्चंस देख रहे, ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। पिछली बार HSSC ग्रुप डी के एग्जाम्स का क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जिनको लगता है ना बहुत ज्यादा हार्ड आते हैं, ठीक है। इनके आंसर आपको पता है तो आप कर देना, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको करवाऊंगा। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये अपने को बताना है। ये क्वेश्चंस मैंने पिछली साइंस की क्लास में बताया था, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। समझ के आंसर करना है, गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है भाई? जिंक का प्रयोग होता है। या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। जिंक क्या? जस्ते की परत है, उसको चढ़ाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहा जाती है। और जो जंग लगती है उसको क्या कहते हैं, वो मैं आपको बता ही चुका। अब मेन बात है अपनी साइंस की। देखो, इस पे आपको ध्यान से देखना है। मैं जो बता रहा था कि साइंस के लिए आपके लिए नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है, ठीक है। आप देखो, कल आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। कल इन नोट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे। इसमें लगभग अगर मैं बात करूं तो इसमें भाई आपके कितने पेज हैं? 76 पेज है। साइंस में आपके इसके 76 पेज होने वाले हैं। आपको ज्यादा नहीं, डेली सिर्फ 100% पढ़ने हैं। डेली अगर आप 100% पढ़ोगे तो आप आराम से इसको 1 महीने में कंप्लीट कर लोगे। 1 महीने से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा साइंस। और साइंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस में इसके लिए लेके आया। लेकिन मैंने आपसे एक वादा किया था कि जो भी चीज मैं आपको दूंगा वो बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं, ठीक है। मैंने बोला था कि कोई भी आपसे मैं पैसे नहीं लूंगा, बिल्कुल फ्री में होने वाला है। लेकिन इसके पीछे जो मेहनत लगी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको जिन स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री में मिल गया ना, एक पीडीएफ के रूप में, क्योंकि ये क्या होने वाली है, नोट्स पीडीएफ के रूप में होने वाला है, जिसको आज के समय में क्या बोल दिया जाता है? ई बुक बोल दिया जाता है। तो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ के रूप में, ई बुक के रूप में मिल गई ना। तो जैसे आपके फोन में बहुत सारी ई बुक्स रहती है ना, पीडीएफ है, पड़ी रहती हैं, जिनको आप देखते भी नहीं हो, एक बार उठा के देख लिया तो देख लिया, नहीं देखा तो नहीं देखा। लेकिन इसकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से तैयार हुई है। मैंने बड़ी मेहनत की है, जो हमारे टाइपिंग वाले भाई हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, ठीक है। क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में सारी मेहनत हुई है। और ये भाई सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में होगी, इतना और बता देता हूं, इंग्लिश में नहीं अवेलेबल हो पाएगी, हिंदी में ही हो। तो इसके लिए एक प्राइस रखा जाएगा, टेंशन मत लो। और वो प्राइस आप खुद डिसाइड कर लेना कितना हो, मिनिमम होना चाहिए जिससे आप ले सको, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा उसके पास ये जानी चाहिए, जो मुझ पर विश्वास करता है, हमारे कंटेंट पर विश्वास करता है और पढ़ना चाहता है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि इसके लिए 100 रुपए रखना है अपने को, 51 रुपए नहीं, कम से कम आप बता देना कि हाँ सर जी इतने रुपए रखो, ठीक है, क्योंकि इसका भी सम्मान बना रहे और आप इसको पढ़ो। मेन बात क्या है कि जिसके पास ये जाए वो इसको पढ़े, क्योंकि जो सही 1 रुपए भी खर्च करेगा ना, तो वो भी क्या है, वो होने वाला है। और एक बात और नोट कर लेना, साइंस के आपके HSSC ग्रुप डी में 15 क्वेश्चंस आने वाले। अगर आप बोलोगे ना सर जी 21 रुपए इसका प्राइस रख दो, तो 21। आप बोलोगे 15 रुपए रख दो, 15 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है।
बस इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेंस वालों के लिए ऐसा ही कंप्यूटर है भाई, जिनका सीईटी मेंस है ना, उनके लिए कंप्यूटर की जो ई बुक है वो तैयार हो चुकी है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना, लिख देना कंप्यूटर, और उसका क्या प्राइस हम रखें वो भी आपको बता देना। 10 क्वेश्चंस मेंस में आने वाले हैं, ये बात याद रख लेना। आप बोलोगे ना सर जी 10 क्वेश्चंस आते हैं, इसका प्राइस 10 रुपए होना चाहिए, बस 10 ही होगा, ठीक है। आप बोलोगे 15 क्वेश्चंस आते हैं तो 15 रुपए ही रख दो, सिर्फ 15 रुपए होगा। कमेंट करके बता देना आपकी क्या डिमांड है, ठीक है। और जो ये 10 और 15 रुपए जो आप बोलोगे वो भी नहीं दे पाओगे ना, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए हम फिर और कुछ कर देंगे भाई, जिनके पास 10-15 रुपए भी नहीं है, ठीक है। वैसे आप हरियाणा से हो और हमारा हरियाणा है वो ठीक ठाक कंडीशन है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं होगी, बस इनकी वैल्यू होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने इसके लिए कंप्यूटर के लिए 10 रुपए रख दिया तो आप ये बोलने लग जाओ सर जी फ्री का बोला था, भाई 10 रुपए है ना वो फ्री ही है, ठीक है। 10 रुपए, आपको पता है ना हरियाणा में नोट्स कितने के मिल रहे हैं, 999, 499, 299, वो बात अलग है, वो पेपर से पहले 99 रुपए में देने लग जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई प्राइस नहीं रखेंगे, ठीक है। 10, 15, 5 जो भी बोलोगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन आते हैं तो मेरा तो ऐसा है कि भाई 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 रख देते हैं, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं तो इसके 10 रख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको इनके वैल्यू पता चलते रहे कि भाई 10 रुपए दिए हैं, 10 नंबर की तैयारी हो रही है, 15 क्वेश्चन तो 15 रुपए दिए हैं, 15 नंबर की तैयारी हो रही है, तो ये आपके ऊपर होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बता देना, कल वाली क्लास में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कहां पर मिलेगा, कैसे भी मिलेगा, और कंप्यूटर और इसके लिए सभी को कमेंट करके बताना है ईमानदारी से, जो आपको लगता है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें 76 पेजेस से मैंने आपको बताया, तो लगभग किसी दिन 2 पेज पढ़ोगे, किसी दिन 3 पेज पढ़ोगे, तो आप आराम से पढ़ लोगे इसको, ठीक है जी। 30 दिन में आपका कवर हो जाएगा, 1 महीने में आराम से साइंस वाली को पढ़ सकते हो। अब कंप्यूटर वाली का मैंने पेज देखे नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है टॉपिक वाइज है, ठीक है। इसमें क्या है, कंप्यूटर में टॉपिक वाइज है, और इसमें क्या है आपका, जैसे बायो के एक साथ रखे हैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट, केमिस्ट्री के एक साथ रखे हैं, ठीक है, और आपके कौन सा बच गया, फिजिक्स के एक साथ क्वेश्चन रखे हैं, ऐसे हैं इनमें, ठीक है। तो चलो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर कल मिलते हैं। और जो नए स्टूडेंट आते हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, बार बार बोलना ना पड़े मुझे। और मैथ वाली क्लास जिसने नहीं देखी, मैथ वाली क्लास जरूर देख लेना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।